हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो जैसा कि आपको पता है, हमने अपने इस चैनल ब्रिलियंस 53 में प्लेलिस्ट बना दिया है पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ का। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, तो आप जाइए। बाल विकास शिक्षण अधिगम, विज्ञान, गणित और उसके प्रीवियस ईयर मॉडल प्रश्न पत्रों को आप लोग सॉल्व करिए और पढ़िए और अच्छे से तैयारी को अपने उच्च शिखर पे पहुंचाइए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए। आपको नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम का डेट वहाँ से आपको मिल जाएगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा। और जो भी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर प्रशिक्षुओं के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो आप चलिए यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सामाजिक अध्ययन, जो पांचवा प्रश्न पत्र है। हम लोग सोशल स्टडीज़ में देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो चलिए बहुविकल्पी प्रश्नों से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कुतुबनुमा का आविष्कार आपका चीन में हुआ था। ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? तो भारतीय मानक समय रेखा आपका गुजरती है इलाहाबाद प्रयागराज से। ठीक है। नासा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नासा का मुख्यालय अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो देखिए, ये भारत का मान लीजिए मैप है, ये इमेजिनरी मैप है मान लीजिए ये। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है। तो ये आपको पता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ठीक है, देखिए ये पूर्वी घाट हो जाएगा। ठीक है, और ये पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पे मिलेंगे? तो आपका नीलगिरी के पहाड़ियों पर क्या होते हैं? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है? ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप पर स्थित है? तो अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो बताएंगे आपका, तो ऑप्शन नंबर और अफ्रीका सही हो जाएगा। तो ग्रेट रिफ्ट घाटी आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न नंबर 6 है, भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है, यानी कि भारत का सबसे लंबी जो कोस्टल लाइन एरिया है कहाँ पे है? तो किस राज्य में है जो समुद्र को ज़्यादा टच करता है, ज़्यादा क्षेत्रफल उसका समुद्र से के पास है? तो आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात क्या है? लंबी तटरेखा वाला राज्य है हमारे देश का। प्रश्न नंबर 7वां क्या है? नासा। ठीक है, नासा की स्थापना हुई थी। तो नासा की स्थापना कब हुई थी? 26 जुलाई 1958। देखिए हमने डेट सहित लिख दिया है। तो 26 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर, आप लोग नासा का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। ठीक है, आपके लिए प्रश्न है वो। प्रश्न नंबर 8 बताइए, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है। देखिए चूंकि ये बहुविकल्पी प्रश्न है, जो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, इसे सारे से रिलेटेड मिक्स्ड क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है। तो आपके प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नगर पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपको पता है, जो नगर पंचायत का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है। वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था, यानी कि जब वैदिक काल था तो उसमें गांव का मुखिया कौन कहलाता था? तो गांव का मुखिया कौन था? ग्रामणी था। ठीक है। तो वैदिक काल में गांव का मुखिया ग्रामणी था। प्रश्न नंबर 10 क्या है, किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो बताइए, आपको पता है ये क्या है? कालीबंगा भी हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जगह है। चन्हूदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो किस स्थान पे आपको कांस्य की, यानी कि ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज की नर्तकी नाचती हुई मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से आपको क्या मिला है? ब्रोंज की नर्तकी मिली है, नाचती हुई मूर्ति मिली है। प्रश्न नंबर 11 बताइए। प्रश्न नंबर 11 है, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है। तो मान लीजिए ये भारत का ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब आपने सभी ने देखा है, आपको पता है कि देखिए ये, और ग्लोब देखिए, अगर मान लीजिए ये इसका अक्ष है। ठीक है, ऐसे अक्ष है। ठीक है, ये ध्रुवी है, ये अब मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये देखिए ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी, तो मान लीजिए ये अक्षांश रेखा हो गया, ये अक्षांश रेखा हो गया, ये अक्षांश। ठीक है, बीच में भूमध्य रेखा, फिर यहाँ पे भी अक्षांश रेखा, ये भी अक्षांश रेखा, ये भी अक्षांश रेखा, और इसको देशांतर रेखा कहते हैं, जो ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, ये देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो बताइए,
मतलब इस प्रश्न का मतलब ये था कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है कहाँ पे होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है उस पर सबसे न्यूनतम दूरी होती है। सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था, तो बताइए सिंधु घाटी के मुख्य निवासियों का भोजन क्या था। तो सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन बताइए, गेहूँ था, चावल था, जौ था कि उपर्युक्त सभी था। तो आपको पता है जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे वो क्या खाते थे, गेहूँ भी, चावल भी खाते थे और जौ भी उगाते थे, इसलिए ये ऑप्शन नंबर 2 उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 क्या है, लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, तो लीप वर्ष में जो 4 से कट जाएगा आपका फरवरी कितने दिन की होती है, तो देखिए जो 4 से कट जाता है वो आपका लीप वर्ष हो जाएगा। देखिए 2024 क्या होता है, 4 से कट जाएगा, ठीक है, 4 5 20, 4 6 24, यानी कि 56 टाइम में कट जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 2024 क्या है, लीप वर्ष है। इस प्रकार आपका लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, तो लीप वर्ष में फरवरी आपकी होती है 29 दिन की, ठीक है। लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है, तो लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है, तो तीसरे वर्ष के बाद आता है, ठीक है। तो 3 वर्ष के बाद चौथे वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष होता है। कन्फ्यूशियस का जन्म हुआ था, ये चाइनीज़ था, तो कन्फ्यूशियस का ये बहुत बड़ा दार्शनिक था कन्फ्यूशियस। तो इसका जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो ये चाइनीज़ था, तो चाइना में ही इसका जन्म हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक कौन था, तो देखिए चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक हमने इसके पहले कन्फ्यूशियस भी बता दिया, तो लाओत्से भी था और कन्फ्यूशियस भी था। ये दोनों क्या थे, बहुत प्रसिद्ध फिलोसफर थे, बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक थे। तो क्या हो जाएगा आपका अ एवं ब दोनों हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 क्या हो जाएगा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए अगर ये सन है, ये मान लीजिए सन है, इसके चारों तरफ जो भी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं ऐसे ऐसे, तो ये सारे क्या हैं, एस्ट्रोनॉमिकल पिंड हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो खगोलीय पिंड ये ग्रह हो जाएंगे, ठीक है। इसी को ग्रह कहते हैं, यानी कि सूर्य के चारों ओर जो खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं। ग्रह की परिभाषा भी हम कह सकते हैं उसको। तो वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है, जैसा कि आपको पता है हमारा जो वायुमंडल है जहाँ पे हम लोग हैं, और आप जहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं आप क्षोभ मंडल में बैठ के देख रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में देख रहे हैं। तो जो हमारा पृथ्वी का वायुमंडल है वो देखिए क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, आयन मंडल, ठीक है, ऐसे, और सबसे लास्ट में बहिर्मंडल, ठीक है। तो आपके ऐसे परत हैं, ठीक है। तो वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है, तो सबताप मंडल में प्लेन वगैरह उड़ता है, ठीक है। आयन मंडल में क्या होता है, ओजोन मंडल जो होता है वो पाया जाता है, ठीक है। बहिर्मंडल क्या होता है, आयन मंडल के ऊपर सबसे जो लास्ट वाला मंडल है वो क्या है, बहिर्मंडल है, ठीक है। वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं होती हैं, तो बादल गड़कना, गरजना, वर्षा होना, ठीक है, बाढ़ आना, ये सारी क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल हैं, पतंजलि हैं, जैमिनी हैं, गौतम हैं। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आपके कपिल जी हैं, ठीक है। तो आप लोग याद करेंगे, क्योंकि ये आपका सोशल स्टडीज़ है तो इसे आप लोग को याद करना पड़ेगा, इसमें कोई और ट्रिक नहीं होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, वास्तविक रूप से अपने विश्व प्रांगण स्थल में घटित हुई होती हैं, इसीलिए इनको हमें याद करना पड़ता है, इन्हें बदल नहीं सकते हैं। तो महाभारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो जय संहिता, सतसही, स्त्री संहिता। तो आप देखिए जो महाभारत होता है उसको क्या कहते हैं, जय संहिता भी कहते हैं और सतसाह स्त्री संहिता भी कहते हैं। तो इसे और ब दोनों हो जाएगा। आप लोग देखिए अति लघु उत्तरी में ये प्रश्न पूछ सकता है कि महाभारत को अन्य किन दो नामों से लिखते हैं, लिखिए। तो आप लोग लिखेंगे जय संहिता, सत्य साहस्त्री संहिता। प्रश्न नंबर 21 क्या है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको पता है जो सत्यमेव जयते हमारा जो है, सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की ही जीत होगी, ठीक है, सत्य की जीत। सत्यमेव जयते मतलब होता है सत्य की जीत। ये उपनिषद मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, ठीक है। और सामवेद क्या है, ये संगीत से रिलेटेड है। देखिए तो क्या हो गया, सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है और ये हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह का है।
सत्यमेव जयते। प्रश्न नंबर 22 क्या है, अस्तों माँ सद्गमय लिया गया है। अस्तों माँ सद्गमय कहाँ से लिया गया है, तो अस्तों माँ सद्गमय आपका लिया गया है ऋग्वेद से। अस्तों माँ सद्गमय का हिंदी में क्या अनुवाद होगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो आपको मैंने 2 प्रश्न दे दिया, ठीक है, तो बताएंगे जल्दी से कमेंट आप लोग कर दीजिए। अस्तों माँ सद्गमय कहाँ से लिया गया, तो ऋग्वेद से लिया गया है। प्रश्न नंबर 23 है, आर्यभट्ट क्या थे। तो आपको पता है आर्यभट्ट क्या थे, बताइए। खगोल शास्त्री थे, इतिहासकार थे, पुरातत्वविद थे, नाटककार थे। तो आपको पता है क्या है, आर्यभट्ट क्या थे, खगोल शास्त्री थे, ठीक है। एस्ट्रोलॉ वो खगोल के बारे में विद्वान थे। प्रश्न नंबर 24 क्या है, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक है। देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट तो सारे प्रश्न हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा दिख रहा है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं, तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जनक कौन हैं, एडम स्मिथ हैं, कीन्स हैं, मार्शल हैं, अमर्त्य सेन हैं। तो कौन हो जाएंगे आपके, एडम स्मिथ क्या हो जाएंगे, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 25 क्या है, नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो 5 वर्ष होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 क्या है, देखिए जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को बिना लाइक किए हुए मत जाइए। पसंद आए तो कमेंट अच्छा कीजिए, फीडबैक दीजिए और अपने क्लासमेट्स डीएलएड प्रशिक्षुओं के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीटेट का मेन टॉपिक और पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, फर्स्ट सेमेस्टर के प्लेलिस्ट बना के हमने वहाँ पे मॉडल पेपर और सारे प्रश्नों को सॉल्व कराया है, जाकर वहाँ से आप लोग देखिए। तो चलिए हम लोग ये पंचम प्रश्न पत्र बहुविकल्पी चलिए पढ़ते हैं आगे से। हड़प्पा के निवासी किस युग में थे। तो हड़प्पा के निवासी किस युग में थे, उत्तर पाषाण युग में थे, कांस्य युग में थे, लौह युग में थे कि ताम्र पाषाण युग में थे। तो हड़प्पा के निवासी किस युग में थे, ताम्र पाषाण युग में थे। तो हड़प्पा के निवासी आपके ताम्र पाषाण युग में थे। 27 क्या है प्रश्न, वर्षा ऋतु है। तो वर्षा ऋतु कब से माना जाता है, तो 15 जून से 15 सितंबर आपका क्या माना जाता है, वर्षा ऋतु माना जाता है। 15 जून से 15 सितंबर आपका वर्षा ऋतु माना जाता है। प्रश्न नंबर 28 क्या है, सबसे प्राचीन पुराण क्या है। तो मत्स्य पुराण है कि विष्णु पुराण है कि नारद पुराण है कि इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे प्राचीन पुराण आपका है मत्स्य पुराण। प्रश्न नंबर 29 क्या है, संसार का पहला पालतू पशु क्या था, यानी कि पूरे विश्व का सबसे पहला पालने वाला पशु कौन सा था, तो कुत्ता था, डॉग था। प्रश्न नंबर 30 क्या है, सूर्य में सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो सूर्य में सबसे दूर स्थित ग्रह क्या है, तो सूर्य में सबसे दूर स्थित ग्रह क्या है, यम है, नेपच्यून है। देखिए यम को क्या कहेंगे, प्लूटो, नेपच्यून को वरुण, यूरेनस को अरुण, जुपिटर को बृहस्पति, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम दिया है। तो सूर्य के सबसे दूर क्या है, तो सूर्य के सबसे दूर आपका क्या हो जाएगा, नेपच्यून, यानी कि अरुण वरुण सबसे लास्ट में हो जाएगा, यानी कि यूरेनस नेपच्यून, नेपच्यून सबसे लास्ट में है, वरुण सबसे लास्ट में है हमारे सौरमंडल में। तो खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं। तो मान लीजिए कहीं पे किसी जमीन पे, स्थल पे, पहाड़ी पे, किसी भी जमीन पे अगर वहाँ पे कुछ हमें शंका है कि यहाँ पे कुछ हो सकते हैं पुरातात्विक स्रोत वगैरह, ठीक है, तो वहाँ पे खुदाई करने वाले उसे खोद करके जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स या हिस्टोरिकल थिंग्स होते हैं उनका जो पता लगाते हैं, उन व्यक्तियों को क्या कहते हैं, हिस्ट्री के में तो क्या कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, नहीं। इतिहासकार कहते हैं, नहीं। भूवैज्ञानिक कहते हैं, नहीं, ठीक है। पुरातत्वविद कहते हैं, तो पुरातत्वविद ही कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, पुरातत्वविद कहते हैं। प्रश्न नंबर 32 क्या है, वेदों की संख्या है। तो आपको पता है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, आपके 4 वेद होते हैं। प्रश्न नंबर 33 क्या है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ था, नील नदी की घाटी के किनारे, सिंधु नदी की घाटी के किनारे, दजला फरात नदी घाटी के किनारे, यांगटीसी क्यांग नदी घाटी के किनारे। तो आपको पता है जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था आपका दजला फरात नदी घाटी के किनारे हुआ था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का दजला फरात नदी घाटी के किनारे आप लोग याद रखेंगे, भूलना नहीं है। प्रश्न नंबर 34 क्या है,
संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष क्या थे? तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग हमारे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को बन के लागू हुआ और इसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। आप लोग बताएंगे कितना खर्च आया था, आप लोग कमेंट में बताएंगे जिन्हें पता है। तो संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो क्या थे संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष? कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 35 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 35 देखिए क्या हो जाएगा। यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो उसकी ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या होगी। तो मान लीजिए किसी ग्राम सभा में अगर उस ग्राम सभा की कुल जनसंख्या क्या है? 3000 है। ठीक है, तो उस ग्राम पंचायत में कितने सदस्य होंगे? तो उस ग्राम पंचायत में 13 सदस्य होंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 क्या है? कैनियन। कैनियन देखिए, दर्रा का इंग्लिश क्या होता है? कैनियन का निर्माण होता है। तो कैनियन का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी द्वारा, हवा द्वारा, ग्लेशियर द्वारा, समुद्री लहरों द्वारा। तो कैनियन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो दर्रा का निर्माण नदी के द्वारा होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 क्या है? भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या है? तो आपको पता है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य क्या हो जाएगा? तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, आपका गुजरात हो जाएगा। तो आपका गुजरात क्या हो जाएगा? सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन एरिया कौन है? गुजरात हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 क्या है? वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है, पवित्र, पूजा पाठ, ईश्वर की स्तुति या ज्ञान। तो बताइए क्या होता है? तो वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान होता है। वेद का मतलब ज्ञान। शीत ऋतु से संबंधित है। ठीक है, 15 जून से 15 सितंबर आपका क्या माना जाता है? ग्रीष्म ऋतु। और शीत ऋतु कब से माना जाएगा? तो 15 दिसंबर, यानी कि ठंडी 15 दिसंबर से 15 मार्च तक ही क्या होता है? शीत ऋतु से संबंधित माना जाता है कि 15 दिसंबर से 15 मार्च क्या होता है? शीत ऋतु से संबंधित होता है। प्रश्न नंबर 40 क्या है? मौर्य काल के संस्थापक हैं। तो मौर्य काल के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल। तो आप लोग बताएंगे मौर्य काल के संस्थापक कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। तो मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कंपटीशन में पूछता है। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, बख्तियार खिलजी द्वारा इसको नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था, तो इसकी स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? ऐसा माना जाता है कि उस टाइम ये सबसे बड़ा क्या था? अध्ययन का केंद्र था और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। और इसमें इतना पुस्तक रखा गया था, इतने वेद ग्रंथ रखे गए थे कि कई महीनों तक ये जलते रहे, नष्ट नहीं हो पाए। इतना हमारा देश महान था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी आपकी कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में। तो आपको याद रखना है उपनिषदों की संख्या कितनी हो जाएंगी? तो उपनिषद की संख्या आपकी हो जाएगी 108। तो 108 उपनिषद हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 43 देखिए आपका क्या हो जाएगा। तो महाभारत के रचयिता हैं। तो महाभारत के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी हैं कि वेदव्यास हैं और तथा बौद्ध दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? महाभारत के रचयिता आपके हो जाएंगे वेदव्यास। ठीक है, प्रमुख शक्ति के साधन हैं। ठीक है, यानी कि एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है? बॉडी का एनर्जी नहीं, हमारे शारीरिक रूप से जो एनर्जी होती है उसकी एनर्जी नहीं, जो हमारे ईंधन की होती है। तो प्रमुख शक्ति के माध्यम साधन क्या है? कोयला है, विद्युत है, खनिज तेल है, कि लोहा इस्पात है, कि वायु एवं जल है, कि ये सभी। तो ये सभी हो जाएंगे, क्योंकि इन सभी से क्या होता है? हमें प्रमुख शक्तियाँ मिलती हैं, ईंधन के शक्तियाँ। जैसे मान लीजिए कोयला से क्या होता है? कोयला से लाइट भी बनता है, कोयला के बहुत सारे कारखाने हैं। विद्युत से भी क्या होता है? हमारे घरों में विद्युत आती है। ठीक है, ये टरबाइन से विद्युत बनता है, वाटर से विद्युत बनता है। ठीक है, खनिज तेल क्या होता है? जैसे खनिज तेल, डीजल, पेट्रोल, मोम। ठीक है, ये सारे खनिज तेल के अंतर्गत आ जाएंगे। लोहा इस्पात, लोहा कहो या इस्पात कहो, दोनों सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो लोहा भी हमारे लाइफ में खनिज ही है। तो ना ये क्या है? लोहा से भी हमें वायु एवं जल। तो ठीक है, पवन चक्की के माध्यम से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। जल क्या होता है? जब जल को खूब तेज धारा में गिराते हैं टरबाइन पे, तो क्या होता है? ये टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगता है। तो इससे
ये क्या हो जाएगा, सब क्या है, शक्ति के साधन है, ये हमको सब एनर्जी देते हैं, पावर देते हैं, तो ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45, प्राकृतिक आपदाएं क्या है? तो जैसा कि आपको पता है, यानी कि जो भी प्रकृति के द्वारा आपदाएं अनियंत्रित समय पे कभी भी आ सकती हैं, उन्हें प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। तो भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, ये सभी तो प्राकृतिक आपदाएं आपके क्या कहलाएंगे। देखिए भूकंप अभी कब आए पता ना चल जाए, ये भूकंप अपने आप आता है, प्रकृति के माध्यम से आता है, हमारे और आपके कहने से नहीं आएगा ना। बाढ़ भी क्या होता है, कब समुद्र में बाढ़ आ जाए कुछ पता नहीं, सूखा कब पड़ जाए, कब सूर्य टेम्परेचर इतना बढ़ जाए कि सूखा पड़ जाए, बारिश ही ना आए, तो ये हमें नहीं पता, ये अनिश्चित समय अनिश्चित काल में होता है, ठीक है, इसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, पछुआ हवाओं की विशेषताएं हैं। तो पछुआ हवाओं की क्या विशेषताएं हैं? ये हवाएं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती हैं। इसका क्षेत्र दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों तक होता है। ये हवाएं आवाज़ करके चलती हैं, ये सभी तो आपको पता है, जो पछुआ हवाएं होती हैं ये आवाज़ करके चलती हैं। प्रश्न नंबर 47 क्या है, जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अक्ष पर घूमती है तब जो भाग सूर्य के पीछे आता है वहाँ होता है। तो आपको पता है, मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है, जब ये ग्लोब क्या होता है अपने अक्ष पे क्या करती है, ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो जो पृथ्वी होती है वो कैसे घूमती है, अपने अक्ष पे, ठीक है, तो यही पृथ्वी का अक्ष है, ठीक है, जो ये पृथ्वी का अक्ष है तो ये कैसे घूमता है, ऐसे ऐसे पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन गति करती है, ऐसे ऐसे घूमती है और सूर्य के चारों ओर वृत्तीय गति करती है, अपने अक्ष पे घूर्णन गति और सूर्य के चारों ओर वृत्तीय गति करती है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि देखिए ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, यानी कि देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे, यानी कि पृथ्वी के घूमने की जो दिशा होती है ऐसे होती है, पश्चिम से जाती है पूर्व की साइड की ओर घूमती है। तो जहाँ पे सूर्य का भाग नहीं पहुँचेगा, पीछे आता है, तो क्या हो जाएगा, रात होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे रात हो जाएगा। ये कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 48 देखिए, कांस्ययुगीन सैंधव सभ्यता अपने विकसित रूप में कब प्रकट होती है? तो जो ब्रॉन्ज एज था, ठीक है, सैंधव सभ्यता वो अपने विकसित रूप में कब प्रकट हुई थी? तो 2500 ईसा पूर्व, यानी कि कांस्ययुगीन सैंधव सभ्यता को कब माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व में माना जाता है। प्रश्न नंबर 49 है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध है रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज, घाघरा। तो आपका हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है? तो आपका रावी नदी से है हड़प्पा सभ्यता का संबंध, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है? रावी नदी से। प्रश्न नंबर 50 देखिए हमने इस प्रकार बहुत जल्दी से बहुत अच्छे वे में हमने क्या कर लिया, 50 प्रश्नों को सामाजिक अध्ययन में कवर कर लिया 5th प्रश्न पत्र में। तो इसीलिए कह रहे हैं इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने जो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। भारत, प्रश्न नंबर 50 है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, के उत्खनन करता है, ठीक है, तो उसके उत्खनन करता कौन है, यानी कि उसके वहाँ पे खुदाई करने वाले जो थे वो कौन थे? तो सिंधु सभ्यता के उत्खनन करता कौन थे? दयाराम साहनी क्या थे? सिंधु सभ्यता के उत्खनन करता थे। प्रश्न नंबर 51 है, भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, ये सभी। तो भारत की सबसे लंबी नदी आपका हो जाएगा गंगा नदी, ठीक है, सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगी। किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है? तो बताइए आप, देखिए ये क्या है, हमारा ग्लोब है और ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा है। इसको क्या कहेंगे? भूमध्य, यानी कि पृथ्वी के बीच वाली जो रेखा क्या है, भूमध्य रेखा, ठीक है। तो इस भूमध्य रेखा के नॉर्थ में हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और इस भूमध्य रेखा के साउथ में हमारा साउथ पोल। तो किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में दक्षिणी पोल यानी कि साउथ पोल आपका है। तो क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा इसको, ठीक है, ये भूमध्य रेखा के बीच में हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमने सामाजिक अध्ययन के 52 प्रश्नों को पढ़ लिया है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।